नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2021 के लिए जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं बैक टू बैक, तो जस्ट इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो है उसके प्रश्न देखे थे। हिंदी के 20 प्रश्न साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के 10 प्रश्न। सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत विषय के, फिर 10 प्रश्न हम देखेंगे इंग्लिश के और 10 प्रश्न फिर हम देखेंगे विज्ञान के। तो टोटल 30 प्रश्न हम देखेंगे 20 से लेकर 50 तक। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 21 से। और ये जो सब प्रश्न है सब आपके यूपी टेट 2021 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसमें भी आपका यही सब सिलेबस है। संस्कृत उसमें भी आती है जिन्होंने संस्कृत ली है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 21 से, जो कह रहा है जो ज्र धातु है उसका अर्थ जो है वो क्या होता है। चार ऑप्शन है। जीर्ण होना होता है, जीतना होता है, जीवन होता है या फिर जय जयकार होता है। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो जीर्ण होना बिल्कुल सही होगा। जो जरा धातु है उसका अर्थ जीर्ण होना जो है वो होता है। तो आपका ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 22, जो कि कह रहा है संपत्सुम महताम चित्तम भवत्यो पत्कल कोमलम आपत्सु चा महाशैल शिला संघात कर्कशम। इस प्रकार से आपको एक श्लोक दे रखा है और नीचे पूछा गया है इसके संदर्भ में कि जो श्लोक है इसमें संघात का अर्थ जो है वो क्या है। समाहार है, संहार करना है, समूह है या फिर सामान्य है। मैं डायरेक्ट आपको पहले श्लोक दिखा देता हूँ, आप पढ़ लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए और बताइए यहाँ पर क्या जो है वो सही होगा। संघात के बारे में पूछा गया है, नीचे ये भी देख लीजिए संघात पूछा गया है। तो ये जो आपका संघात लिखा है इसका अर्थ जो है आपको बताना है। तो चलिए पहले बात करते हैं इसके अर्थ की। इसका अर्थ होता है कि महापुरुष जो है उनका मन समृद्धि जो है उसकी अवस्थाओं में कमल के समान कोमल होता है। पहली वाली लाइन का ये अर्थ है कि महापुरुष जो हैं उनका मन समृद्धि की अवस्थाओं में कमल के समान कोमल होता है। और दूसरी वाली लाइन का मतलब ये है और विपत्ति में पर्वत की जो शिलाएं होती हैं उनके समूह के समान कठोर हो जाता है। मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूं ताकि अब आप समझे संघात का क्या अर्थ होगा। अच्छा, इसका अर्थ क्या निकलता है जो मैंने दोनों लाइनें बताई। कहने का मतलब ये है कि समृद्धि के समय मनुष्य को नम्रता और व्यवहार में कोमलता रखनी चाहिए, जबकि विपत्ति में क्या करना चाहिए, दृढ़ता और धैर्य का सहारा लेना चाहिए। अब बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। समूह जो है आपका सी वाला बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि कहा ना मैंने पर्वत की शिलाओं के समूह के समान कठोर हो जाता है। तो सी वाला आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 कह रहा है कि प्रसन्न राघव किस कवि की रचना कृति है। राजशेखर की है, जयदेव की है, बाणभट्ट की है या फिर दंडी की है। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं चलिए फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो प्रसन्न राघव जो है वो जयदेव की जो है वो रचना कृति है। आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 कह रहा है शरीफा जो है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो चार ऑप्शन है, बताइए। सीताफलम कहते हैं या फिर सूर्यमुखी कहते हैं या फिर लीची कहते हैं या फिर खिरनी कहते हैं। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। शरीफा जो है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन सीताफलम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो शरीफा है इसको संस्कृत में सीताफलम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 प्रश्न कह रहा है संस्कृत का कि इनमें कौन सा शब्द जो है वो ह्रस्व स्वर है। ओ, ए, उ या औ। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो कौन कौन से चार होते हैं मैंने काफी बार बताया है। आ, ई, उ, री। तो यहाँ पर ऊ दे रखा है, आपको कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि वर्ण के कितने भेद जो है वो होते हैं। तीन होते हैं, चार होते हैं, पांच होते हैं या फिर दो होते हैं। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। और संस्कृत के जो प्रश्न है अभी तक ऐसा कोई कठिन नहीं आया है उस श्लोक को छोड़कर। तो उम्मीद कर रहे हैं सबके सही जा रहे होंगे प्रश्न। आंसर की बात करते हैं तो वर्ण के आपके दो भेद होते हैं, एक आपका स्वर, एक आपका व्यंजन। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 प्रश्न देखते हैं आपका, जो कि कह रहा है अतिष्ठ क्रियापद में लकार जो है वो कौन सा होगा। विधिलिंग लकार या फिर लंग लकार या फिर लुंड लकार या फिर लिट लकार।
तो इसके आगे आ लगा हुआ है, उससे आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आप देखते हैं ना कि पढ़ने पठ धातु के संदर्भ में अपठत, अपठताम, अपठन किस में आता है? आपका लंग लकार में आता है। तो यहां पर आपका अतिष्ठा में आ लगा है, इससे आप पहचान रहे हैं, आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यही मैंने कहा है कि अगर आपको एक याद है तो उससे और भी आप निकाल सकते हैं, तो वो भी तरीका होता है, और ये आपका भूतकाल के संदर्भ में यूज होता है। अगला 28 प्रश्न कह रहा है कि स्त्रीसु पद में विभक्ति वचन कौन सी होगी? प्रथमा या प्रथम बहुवचन होगी, द्वितीय बहुवचन होगी, सप्तमी बहुवचन होगी, या फिर चतुर्थी द्विवचन होगी? तो बताना है आपको। ऑप्शन है एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। स्त्री सुपद में जो है वो विभक्ति और वचन। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसके रूप किस प्रकार से चलते हैं। तो आपके स्त्री, स्त्रियों, स्त्रियाः इस टाइप से चलते हैं। और यदि इस क्रम में आप याद करें एक वचन में विभक्ति के अनुसार तो स्त्री, स्त्रियम, स्त्रिया, स्त्रिय, स्त्रियाः, स्त्रियः, स्त्रियाम इस टाइप से चलते हैं। पर यहाँ पर स्त्रीसु लिखा गया है, तो आप कोई भी रूप उठाकर देख लीजिए। जैसे मधु का देखेंगे तो मधुना मधुसु, ऊ करके जो मात्रा आती है वो आपकी बहुवचन में आती है, और सबसे नीचे आती है बहुवचन में सप्तमी विभक्ति में। तो स्त्रीसु जो है बहुवचन के अगर आप रूप देखेंगे तो स्त्रियाः, फिर स्त्री, और उसके बाद फिर स्त्री भी, फिर स्त्रीभ्याम, फिर स्त्रीभ्याम, फिर स्त्रीणाम, फिर स्त्रीसु, और यही स्त्रीसु आपका यहाँ लिखा है, यानी सप्तमी बहुवचन आपका बिल्कुल सी वाला सही हो जाएगा। 29 प्रश्न देखते हैं। पंच दिनम में कौन सा समास जो है वो होगा? चार ऑप्शन है, द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा, कर्मधारय समास होगा, या फिर अलुक समास होगा। तो इन चार ऑप्शन में छांटना है, बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं। पंचदिनम में समझ में आपको स्पष्ट आ रहा है कि संख्यावाची शब्द है, और उसके लिए हम द्विगु समास यूज करते हैं। बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चीजें आप ये भी देख रहे हैं ना कि समास से एक क्वेश्चन आ रहा है, विभक्ति से एक क्वेश्चन आ रहा है, लकार से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इससे आपको पैटर्न भी पता चल रहा है कि आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि उनको समझ में नहीं आता क्या पढ़ें। अब आपके पास है समास, एक दिन पढ़ लीजिए, एक दिन वचन पढ़ लीजिए, एक दिन लकार पढ़ लीजिए, तो इस टाइप से पढ़िए। देखते हमारा लास्ट संस्कृत का प्रश्न, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। 30 प्रश्न आपका लास्ट है संस्कृत का कि परामर्शः पद में कौन सा उपसर्ग जो है वो होगा? पर उपसर्ग, पा उपसर्ग, परा उपसर्ग, या प्रा उपसर्ग? तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको परामर्शः पद में कौन सा उपसर्ग होगा। आंसर की बात करते हैं तो परामर्शः में परा उपसर्ग है, आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृत के प्रश्न हमारे समाप्त हुए। बढ़ते हैं हम हमारे इंग्लिश के प्रश्नों की तरफ। तो सबसे पहला आपका जो 31 प्रश्न है वो है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है क्या यहाँ पर फिल होगा। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल डैश हेल्थ, बेनिफिशियल टू हेल्थ, बेनिफिशियल टूवर्ड्स हेल्थ, या फिर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, या फिर बेनिफिशियल ऑफ हेल्थ। तो पढ़ने मात्र से ही आपको काफी बार चीजें समझ में आती हैं, परंतु आपको वो ना देख करके यहाँ पर रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग देखना होता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको सही लगते हैं, टू आर्ट्स तो आप डायरेक्ट काट दीजिए, ऑफ भी डायरेक्ट काट दीजिए, मैंने ऑप्शन काटना पहले ही बताया। टू या फॉर में से बताइए कि एक्सरसाइज बेनिफिशियल टू हेल्थ होगा या फॉर हेल्थ होगा। आंसर की बात करते हैं। चलिए तो आपका यहां पर जो है टू हेल्थ, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ आपका होता है। अगला प्रश्न 32 कह रहा है कि चूज द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस आपका दे रखा है ही इज डैश ऑफिसर एंड हिज ब्रदर इज डैश टीचर। तो बताना है यहाँ पर दो जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं उनमें क्या क्या जो है वो फिल होगा। द एन, एन ए, या फिर आपका ए एन, या फिर एन एन। इस प्रकार से चार ऑप्शन है। वही आपका वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड के आधार पर ही आप जैसे करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की कौन सा सही होगा। तो आपका ही इज ऑफिसर जो है, आपने इसमें देखिए कौन सा साउंड आ रहा है, तो जो है ओ का साउंड आ रहा है, और हिंदी में भी आप देखिए तो ओ ही आ रहा है, जो कि आपका वॉवेल का साउंड होता है। और वॉवेल का जब भी साउंड आता है तो उसके पहले हम क्या यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। तो यहां पर तो आपका एन आ जाएगा, तो ए वाले ऑप्शन कट जाएंगे, दा वाले भी कट जाएंगे। तो ही इज एन ऑफिसर एंड हिज ब्रदर इज डैश टीचर। तो टी में देखिए तो किसी भी प्रकार का वॉवेल का साउंड नहीं आ रहा है, तो टी से पहले आपका क्या आएगा? ए आएगा। तो यहां पर आपका ए होगा, और बी वाला ऑप्शन एन और ए वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न दे रखा है पैराग्राफ पर आधारित कि रामू वॉज द proprietor of a restaurant and had plenty of customers, yet his house was in slum
वन ऑफ दोज कॉलोनीज ऑफ सैक्स मेड आउट ऑफ रेज एंड प्लांटेड टिन कार्स दैट आर कॉल्ड जो पड़पट्टीज इन बॉम्बे। ये झोपड़पट्टी यहाँ पर हिंदी में लिखा है झोपड़पट्टी, तो उसी को संबंध में लिखा गया कि देयर वर नॉट इनफ हाउसेस और फ्लैट्स, द रेंट्स ऑफ इवन द स्मॉलेस्ट फ्लैट्स वर टू हाई फॉर पीपल लाइक रामू। दीज सैक्स clung to the side of a hill by the sea to which Mr. Panwala had taken hurry to see the advancing monsoon on the boulevard side of the hill। जो बुलेवार्ड लिखा हुआ है इसका जो यूज है हम मार्ग के सेंस में करते हैं, मुख्य पद या कह सकते हैं मुख्य मार्ग, इसके सेंस में यूज करते हैं। आगे लिखा है द हाउसेस हैड बीन लार्ज एंड टॉल विद नेम लाइक सनशाइन एंड सीगुल इन विच रिच पीपल लिव्ड। अब इस पर आधारित 33 प्रश्न पूछा गया है कि व्हाई डिड रामू लिव इन स्लम। बताना है आपको चार ऑप्शन में कि टू वॉच द वाइट बॉलवार्ड, या फिर द रेंट ऑफ फ्लैट्स आर वेरी हाई, या फिर ही वॉज माइजर, या फिर ही वॉज पुअर। बुलेवार्ड जो है इसका मतलब मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये आपका एक क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता था। तो आंसर की बात करते हैं। इस्लाम का मतलब जिनको नहीं पता है तो गंदी बस्ती जो है आपका इसका मतलब होता है। इस्लाम से संबंधित एक मूवी भी बनी हुई है, आपने देखी होगी, इस्लाम डॉग मिलेनियर करके, तो वहां पर ये वर्ड काफी यूज हुआ है। तो आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि वो इस्लाम एरिया में क्यों रहता था। रीजन उसका था कि जो फ्लैट का रेंट था वो बहुत ज्यादा था, जो कि उसकी क्षमता के बाहर था, यही रीजन जो है वो था। बाकी वो माइजर या पुअर जो है वो नहीं था। 32 प्रश्न के बाद आपका 33 प्रश्न था, उसके बाद हम देख रहे हैं 34 प्रश्न कि व्हाट आर झोपड़पट्टीज, सी साइड, स्लम एरियाज, कॉलोनीज ऑफ रैक्स एंड टिन कार्स, या फिर हाउस एंड फ्लैट्स। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉलोनीज ऑफ रैक्स एंड टिन कार्स, इसी के बारे में तो ऊपर मैंने अभी पैराग्राफ में बताया था, तो यही आपका सही हो जाएगा। दो ही क्वेश्चन थे पैराग्राफ पर आधारित। अब यहां से हमारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो आपको अपोजिट बताना है, किसका अपोजिट बताना है, रिजॉइस का अपोजिट बताना है। अपोजिट को हम कहते हैं एंटोनिम, और जो समानार्थी होता है उसको हम सिनोनिम कहते हैं। तो डिसलाइक होगा, रिफ्यूज होगा, डिसीव होगा, या फिर लेमेंट होगा। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। रिजॉइस का जो अर्थ निकाला जाता है अधिकतर तो प्लेजर या इंजॉयमेंट के, आनंद के संदर्भ में आप कह सकते हैं जो है वो निकाला जाता है। तो अब इसका जस्ट अपोजिट आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन जो है डी वाला लेमेंट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेमेंट जो है आपका दुख से संबंधित या विलाप से संबंधित होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा जो उसका जस्ट अपोजिट है। 36 प्रश्न कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इन द वर्ड ईच हैज। तो ईच में आपको बताना है एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, या फिर वर्ब। इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा, एडजेक्टिव, जो कि विशेषता के संदर्भ में जो है वो यूज करते हैं हम। 37 प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ इरेटम। अब चार ऑप्शन है, इसमें छांटना है आपको और बताना है कि इसका प्लूरल फॉर्म जो है वो क्या होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की, ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से। तो आपका ऑप्शन सी वाला इरेटा, ERRATA इज द कह सकते हैं प्लूरल फॉर्म, या ओरिजिनली द प्लूरल फॉर्म ऑफ द सिंगुलर लैटिन नाउन इरेटम। ये आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 38 प्रश्न कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि बहुत से एग्जाम में आपको ये रिपीट देखने को जो है वो मिलता है। प्रश्न आपका है कि वन हु हेट्स वुमेन, उसे हम किस नाम से जानते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो पहला ऑप्शन है मिसोगैमिस्ट, दूसरा है मिसोजिनिस्ट, तीसरा है एंथ्रोपोलॉजी, और चौथा है पॉलीगोमिस्ट। तो इस प्रकार से वन हु हेट्स वुमेन, इसका क्या सही होगा। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से
तो आपका ऑप्शन बी वाला जो है मिसोजिनिस्ट जो है वो सही हो जाएगा। मिसोजिनी करके भी लिखा रहता है कहीं कहीं, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसे टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 39, जो कि आपका कह रहा है फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड एक्सप्रेस द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो आपको बताना है ADMONISH, एडमोनिस जो है इसका क्या अर्थ होगा। मीनिंग पूछा गया है आपसे, अपोजिट या किसी और चीज की बात नहीं की गई, केवल मीनिंग पूछा गया है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। एडमोनिस जो है इसका पूछा गया है। एडमोनिस का वैसे हिंदी अर्थ होता है किसी चीज को निग्लेक्ट कर रहे हैं आप, धिक्कार रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना धिक्कारना, वो आपका इसका अर्थ होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आंसर की बात करते हैं कौन सा जो है वो सही होगा, तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, CHIDE। बाकी एनॉय इरिटेट तो आप ऐसे ही काट सकते हैं जो कि उसके अर्थ के ही नजदीक नहीं है। डिस्प्लीस आपको नहीं भी पता होगा तो ये ध्यान रखिएगा, CHIDE आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा लास्ट जो है वो प्रश्न, जो कि आपका है विच इज द करेक्ट अल्टरनेटिव पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस। और सेंटेंस है आपका कि इंडिया हैज डिफीटेड इट्स रेबल। अब 4 आपके यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। पासिव वॉइस पूछा गया है, ये भी देख लीजिए, प्रश्न में ऊपर लिखा भी गया है पासिव वॉइस। रेबल हैज बीन डिफीटेड बाय इंडिया, रेबल हैज बीन डिफीटेड इंडिया, या फिर रेबल हैड बीन डिफीटेड बाय इंडिया, या फिर रेबल्स हैव बीन डिफेक्टेड बाय इंडिया। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो पहले मैंने कहा ऑप्शन काटना सीखिए, डिफीटेड का डिफेक्टेड आप नहीं कर देंगे तो चौथा तो बिल्कुल नहीं होगा। अब चेंज करेंगे आप किस आधार पर, जो रेबल है ऑब्जेक्ट है इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो रेबल तो आपका स्टार्टिंग में आएगा, तो यहाँ तक तो ठीक है। हैज जो है ये आपका किस में चेंज होगा, हैज बीन में चेंज होगा, तो हैड वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा। फिर डिफीटेड आपका आएगा, बिल्कुल सही है, दोनों में देखिए डिफीटेड है। और यहाँ पर इंडिया जो है इसको डायरेक्ट लिख दिया गया इंडिया, जबकि आप क्या करते हैं जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाई से जोड़ते हैं, बाई इंडिया वाला ऑप्शन दूसरा कटने के बाद ए वाला बचेगा, यही आपका सही हो जाएगा। सभी हमारे प्रश्न समाप्त हुए इंग्लिश के भी। अब बढ़ते हैं हम हमारे विज्ञान के प्रश्नों की तरफ, जो कि 41 से स्टार्ट हैं। और 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनसेट 3 जो सी है उसको प्रक्षेपित जो है वो किया गया हासन से, कोरू से, श्रीहरिकोटा से, या फिर थुम्बा से। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन कोरू जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इंसेक्ट 3 को प्रक्षेपित किया गया कोरू से। अगला प्रश्न 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की जो तरंगे हैं उनका जो प्रयोग है वो रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। रेडियो तरंग का, सूक्ष्म तरंग का, अवरक्त तरंग का, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से किस एक प्रकार की तरंगों का यूज है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका अवरक्त तरंगे ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित जो युग्म है उनमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको जो है वो बताना है। पहला कह रहा है कि कॉस्मिक बैकग्राउंड जो है उसकी अगर बात करें तो उसके सामने लिखा हुआ है उपग्रह कार्यक्रम एक्सप्लोरर। दूसरा है फेल्कॉन समुद्रगत केबल तंत्र। तीसरा है डिस्कवरी अंतरिक्ष शटल। और चौथा है अटलांटिस अंतरिक्ष स्टेशन। तो आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की कौन सा जो है वो सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा, जो कि आपका अटलांटिस वाला लिखा है अंतरिक्ष स्टेशन से संबंधित, यही आपका सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। और अटलांटिस वैसे है क्या, तो अटलांटिस आपकी एक सभ्यता है, तो इसीलिए आपका अंतरिक्ष स्टेशन वाला कट जाएगा ऑप्शन। 44 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन का उपयोग जैव उर्वरता जो है उसके रूप में जो है वो किया जाता है। पहला कह रहा है एजोला, दूसरा कह रहा है नील हरित शैवाल, तीसरा कह रहा है अल्फाल्फा। फिर बताना है नीचे दिए गए कूट का यूज करते हुए कि कौन सा जो है वो सही होगा। केवल दो, एक और दो, एक और तीन, या एक दो और तीन। तो ऑप्शन
एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका पहला और दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा, यानी एजोला भी और नील हरित शैवाल भी। अगला प्रश्न देखते हैं 45, जो कि है आपका कि प्लवमान जीन, जंपिंग जीन जो है, इसके सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? इस प्रकार से चार ऑप्शन है आपके, बताना है आपको। ग्रेगर जॉन मेंडल ने, टॉमस हंट मॉर्गन ने, बारबरा मैकलिक टांग ने, और चौथा है वॉटसन और क्रिक ने। तो इस प्रकार से बताना है जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी कि प्लवमान जो जीन है इसका प्रतिपादन किसने जो है वो किया था। तो आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो सी वाला आपका ऑप्शन बारबरा मैकलिंग टॉक, ये जो है सही हो जाएंगे। इन्होंने प्लवमान जीन, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 46 प्रश्न कह रहा है कि साधारण यंत्र जो है वो किसी व्यक्ति की सहायता करता है। चार ऑप्शन है, बताना है कम करने में, दूसरा कह रहा है कम बल प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, या फिर उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, या फिर उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो जो साधारण यंत्र होता है वो किसी व्यक्ति की सहायता करता है, बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा कि कम बल प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में ये साधारण यंत्र जो है किसी व्यक्ति की सहायता करता है। चौथे वाले ऑप्शन में कंफ्यूज आप जरूर हो सकते हैं कि उतनी मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में, पर आपने ये चीज नहीं देखा कि साधारण यंत्र यूज क्या करते हैं, कम बल प्रयोग हो। तो ये आपको मेन फोकस करना था, इसीलिए मैंने कहा चौथे वाले ऑप्शन में कंफ्यूज ना होइएगा। 47 वाला प्रश्न मैंने पूछा था पिछले वाले वीडियो में कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति, या फिर कोशिका केंद्रक। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यहां से एक ना एक प्रश्न आपसे पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो आपका बी वाला ऑप्शन कोशिका भित्ति बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कोशिका भित्ति जो है आपकी वनस्पति, या जो ये पादप कोशिका लिखा है इसी को हम कहते हैं वनस्पति कोशिका। तो पादप कोशिका जो है इसमें आपकी कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, परंतु यदि बात करें जंतु कोशिका में तो आपकी जो कोशिका भित्ति है वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि किस प्रकार ये भिन्न होती है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही होता है, जीव द्रव्य भी दोनों में ही होता है, और कोशिका केंद्रक भी दोनों में ही होता है। पर कुछ और भी अंतर होते हैं, जैसे कि अगर बात करें वनस्पति कोशिका या पादप कोशिका की, तो इसमें आपका जो है जो तारक काय होता है वो जो है आपका प्रेजेंट नहीं होता है, परंतु यदि बात करें जंतु कोशिका की तो इसमें आपका जो है वो होता है। तो कुछ ऐसे अंतर है, जैसे यहाँ पर कोशिका भित्ति को लेकर पूछा गया, आगे हो सकता हो आपसे तारक काय को लेकर पूछ लिया जाए तो वो भी ध्यान रखिएगा। और तारक काय को इंग्लिश में हम सेंट्रोसोम जो है वो कहते हैं, क्योंकि कई लोग बायो जो है वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ टर्म ऐसे हैं इंग्लिश वाले जो सरल होते हैं। 48 प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न कह रहा है कि नील हरित शैवाल का जो उपयोग है वो नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है, बाजरा को, मक्का को, धान को, या फिर गेहूं को। तो बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं चलिए आंसर की, तो आपका ऑप्शन नील हरित शैवाल के संदर्भ में धान जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नत्रजन आपूर्ति के लिए जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 49, जो कि आपका बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था और कहा था अगले वाले में हम इसका आंसर देंगे, और सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। 21 कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, कोशिका झिल्ली को कहते हैं, या फिर सेंट्रोसोम को कहते हैं? तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी वाला माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी जान लेते हैं, ताकि कुछ और यहां से पूछा जाए तो आप कवर कर ले जाएं। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि जीव यह खोज सही संबंधित कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज किसने की थी? तो किन्होंने की थी? कोलिकर जो है उन्होंने जो है वो की थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। परंतु यदि आपसे पूछा जाए कि इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सी बेंडा थे, इन्होंने जो है सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जो है वो किया था। और जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है
इसमें आप देखेंगे तो इसका जो क्रम चलता है तो ऑक्सीजन का संवहन, फिर उससे एनर्जी आएगी, फिर जो एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म ये आपको पता होना चाहिए। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद पूछेंगे हम एक प्रश्न आपसे भी। जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, पर हम क्या करते हैं इसी वाले प्रश्न को ही आपसे पूछ लेते हैं। ये आज का आपके लिए जो प्रश्न है ये 50 नंबर वाला है, क्योंकि ज्यादा ऐसा प्रश्न में ऑप्शन में नहीं है कि आप कमेंट में ना टाइप कर पाए। तो यही है आपका इस वीडियो का प्रश्न कि किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं या अवस्थित किए जाते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि जो परतें हैं वायुमंडल की उनसे भी देखिए हर साल एक ना एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपके पास ये एक अच्छा टॉपिक है कि यहाँ इसको अच्छे से पढ़ लीजिए तो एक आधा नंबर आपका कवर हो जाएगा। ए ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में, बी ऑप्शन है आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल में, सी ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल में, और डी ऑप्शन है एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल में। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, तो एक लाइक तो आप सभी का वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। लाइव टाइमिंग है सुपर डेट के लिए शाम के 8 बजे की, तो लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सी टेट के लिए लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे है, तो वो दोपहर के 3 बजे आप लाइव आकर वीडियो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेट के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।